Hello everyone, welcome to VM classes. My name is Vinish and as I already have given my introduction in part 1 of the video, तो जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था कि ये जो चैनल है ये स्पेसिफिकली होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो अभी हमने रिसेंटली जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व करने की सीरीज़ चलाई है, जहाँ पे हम 2012 से लेकर के 2024 के रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके उन सबको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद ट्रिक्स, विद प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो जितने भी आपके होम साइंस रिलेटेड एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी है, सीयूसीईटी है, चाहे आपके टीचिंग के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ सब के लिए आपको ये हेल्पफुल साबित होगा। तो इस चैनल पे मैं आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊँगी और आपके लिए जो भी हेल्पफुल होगा वो पूरी कोशिश की जाएगी कि मैं करूँ। तो आपसे तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है या फिर आपको समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ही आप करें। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जहाँ पे हम अपना सॉल्व कर रहे थे 2012 के दिसंबर का पेपर 2। पार्ट 1 पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पार्ट 2 में मैं आपको कराऊंगी रिमेनिंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या क्या आपको कवर कराऊंगी। तो हम आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको कराएंगे, पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन, सिलेबस भी कवर होगा, मैं उसके लिए भी लेक्चर्स लेके आऊँगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी होंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे और भी बहुत कुछ होगा अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये भी आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। ऑब्वियसली मेरे लिए भी होगा अगर चैनल चल जाता है तो, बट आपके लिए ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द नोबिलिटी यार्न्स। तो आपका जो यूनिट 3 है टेक्सटाइल का, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया है फाइबर यार्न्स क्लासिफिकेशन, वहाँ से ये क्वेश्चन पुट किया है कि फॉलोइंग और द नोबेल्टी यार्न्स, कौन कौन से इसमें से नोबेल्टी यार्न्स हैं। तो सबसे पहले क्रेप यार्न है, बॉसल यार्न, स्लब यार्न या फ्लॉक यार्न। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रेप है, ये जो यार्न, क्रेप जो है वो यार्न नहीं है, एक तरह का फैब्रिक है क्रेप, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं और जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक ही है जो नहीं होगा, तो वो है आपका क्रेप। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 दिया है वो एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी। बाउसल, स्लब, फॉक जो है वो फ्लॉक जो है वो आपके नोबेलिटी यार्न के इफ़ेक्ट्स होते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी आपको 4 तरह के दिया और पूछ लिया है इसमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो आपको ये इसकी सारी टाइप्स पता होनी चाहिए कि यार्न्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अभी जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी कि यार्न क्या होता है और नोबेल्टी यार्न कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो यार्न जो होता है वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है। जब हम फाइबर को ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट कर करके जो है एक सिंगल स्ट्रैंड को जो है मतलब ट्विस्ट कर करके उसको एक यार्न में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ये आपका यार्न है। अब जो नोबेल्टी यार्न है, नोबेल्टी यार्न जो होता है वो आपका एक तरह से वो यार्न होता है जिसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए होते हैं, ठीक है। यार्न तो हो गया सिंपल ऐसे करके आपका एक धागा, ठीक है, ये आपका एक धागा हो गया। लेकिन धागे का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं नोबेलिटी। क्या बोलते हैं? नोबेलिटी। तो नोबेलिटी यार्न को बनाने के लिए स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे एक धागा है उसके ऊपर एक कलरफुल धागा और ट्विस्ट कर दिया, एक स्पेशल ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन वाला एक इफ़ेक्ट बन गया, ये हो गया आपका नोबेलिटी यार्न। या फिर इसमें अनयूजुअल से फीचर्स होते हैं, जैसे अनयूजुअल फीचर्स हो गए, ठीक है।
ये इसके जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं धागे के। ये भी पूछा जाता है कि नोबिलिटी यार्न के कौन कौन से फीचर्स हैं। उसमें एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक थ्रेड है उसमें बीच में ऐसे ऐसे लूप्स दे दिए, एक तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, एक तरह का इफेक्ट बना दिया। तो जहाँ पे स्पेशल इफेक्ट की बात आएगी, स्पेशल डेकोरेशन की बात आएगी, इंटेंशनली कोई चीज़ धागे में की गई है, जैसे उसमें धागा है उसमें छोटी छोटी गांठें लगा दी, एक तरह का इफेक्ट बना दिया उसको और ब्यूटीफुल लगाने के लिए, उसको डेकोरेटिव लगाने के लिए, तो वो सारे नोबिलिटी यार्न हैं। अब नोबिलिटी यार्न्स के आगे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे 4 टाइप के, तो आपको यहाँ पे पता लग गए ना। बाउसल यार्न है, स्लब है, फ्लॉक है, और कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें और आ जाते हैं आपके, फ्लॉक को हम फ्लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, फ्लेक भी बोलते हैं। स्लब यार्न है, बाउसल यार्न है, इसी में आ जाता है, और लूप भी आ जाता है आपका, ठीक है। और इसमें एक आ जाता है चेनाइल, ठीक है, चेनाइल आ जाता है इसमें, नब आ जाता है, फिर नॉट आ जाता है। मैंने आपको बोला है छोटे छोटे नॉट्स लगाए होते हैं, उसमें नॉट है, नॉट लगाया होता है, और उसमें स्पॉट होते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से इफ़ेक्ट होता है। और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके देखने को मिलते हैं हमको नोबिलिटी यार्न में। तो पूछ लिया जाएगा आपको कि कौन कौन सा है इसमें से, ठीक है। एक और बड़ा सा फेमस है इसमें ग्रैंड्रेल, जिसको बोलते हैं GRANDRELLE, ठीक है। ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपको बड़े सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बस आपको याद रखना है कि फैब्रिक की कौन सी टाइप्स हैं, और जैसे आपको जैसे यहाँ पे दे दिया सीधा क्रेप यार्न नहीं होता, क्रेप फैब्रिक होता है। और दे दिया जाएगा यहाँ पे लीलन दिया जाएगा, कॉटन दे दिया जाएगा, या कुछ दे दिया जाएगा, और फिर फॉलोइंग दे दी जाएगी, या पूछेंगे कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये आपने सारी पढ़नी है। मैंने आपको बताया यार्न क्या होता है, आपको नोबिलिटी यार्न क्या होता है। जब मैं लेक्चर्स लेके आऊँगी फिर मैं उसको आपको सारा कराऊँगी, क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न वगैरह क्या होता है, ठीक है। और नोबिलिटी यार्न जो है वो किसका पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स यार्न का, उसको हम कॉम्प्लेक्स यार्न्स भी बोलते हैं, ताकि क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स से होते हैं, इनमें सिंपलिसिटी नहीं होती, इनमें थोड़ा ट्विस्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके फर्दर, तो इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। एक ही क्वेश्चन से हमको फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इसलिए आपका लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होता है, क्वेश्चन कम ही होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है, और आपको पता लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आर। इम्प्लीमेंटिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये आपका पूछा है रिसोर्स मैनेजमेंट से पूछा है, जहाँ पे आपका जो रहते हैं कि कैसे मैनेजमेंट के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, तो उसी में से एक आपको पूछ लिया गया है इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप एडजस्ट करते हैं, फैसिलिटेट, कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उनमें से क्या चीज़ें करते हैं, वही उन्होंने पूछा है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इम्प्लीमेंट। तो क्या कंपोनेंट्स हैं जो आपके इम्प्लीमेंटेशन के हैं, एडजस्ट करना, फैसिलिटेट करना, कंट्रोलिंग या चेकिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका, हम चीज़ों को फैसिलिटेटिंग करते हैं और करते हैं उनको कंट्रोल, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, इनको जो है एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस मैं इनको ये बताऊँगी कि इसमें जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसमें पूछे, जैसे होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर और होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर रेगुलेटिंग, फिर बजटिंग, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ना, इनके फर्दर यहीं से फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लानिंग के फर्दर क्या स्टेप्स रहते हैं, डायरेक्ट करने के क्या रहते हैं, बजटिंग में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पुट किए जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज़ प्रमोटेड थ्रू। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो चिल्ड्रन में कैसे प्रमोट की जाती है, कैसे चिल्ड्रंस में जो है लैंग्वेज को बढ़ाया जाता है, उनमें कैसे डेवलप की जाती है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे हम लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं बच्चों में। स्टोरी टेलिंग, उनको कहानियाँ सुनाएंगे या उनसे कहानियाँ सुनेंगे, कन्वर्जेशन, उनसे बातचीत करेंगे, सोशल पार्टिसिपेशंस, उनसे हम सोशल एक्टिविटीज़ कराएंगे, उनको पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे, या सॉलिटरी प्ले। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से जो है प्रमोट होती है चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट।
इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद से जो है दिमाग लगाना है और सोचना है कि हम एक बच्चे से क्या इनमें से कौन सी एक्टिविटी करेंगे तो जो बच्चे का जो है वो एक तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। आपने बच्चों के साथ खेला भी होगा, उनको ऑब्जर्व भी किया होगा, वो किन सिचुएशंस में ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना जो है थोड़ा सा अपना लॉजिक या माइंड यूज़ करना। तो इसमें से जो है सारे ही पार्ट हैं, एक तरह से स्टोरी टेलिंग भी है, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, वो आगे से सवाल करेंगे, अच्छा ऐसे क्यों हुआ, फिर क्या होगा, कन्वर्सेशन, उनसे बातचीत करेंगे तो वो भी आगे से आपको जवाब देंगे, उनमें लैंग्वेज डेवलप होगी, उनको सोशल पार्टिसिपेशन कराएंगे। सॉलिटरी प्ले इसका नहीं है, जहाँ पे 1V है वो आप एलिमिनेट कर दीजिए। सॉलिटरी प्ले इसका नहीं है, 1 2 3 इसका आंसर रहने वाला है। सॉलिटरी प्ले क्या होता है? वो प्ले होता है जो बच्चे जब इंडिपेंडेंटली खेलते हैं, मतलब जब वो खुद से अकेला खेलते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पे जो है उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती है, बिकॉज़ वो अकेले खेल रहे होते हैं। वहाँ पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बातचीत करने का कोई वहाँ पे चांस नहीं होता है। बच्चे खुद से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है इंडिपेंडेंटली वो खेलते हैं। तो इन्होंने पूछा कि कैसे प्रमोट होगी, तो इन तीनों से होगी, स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन और सोशल पार्टिसिपेशन से। बट सॉलिटरी प्ले जो है इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट से सवाल पूछा है, तो इसकी एक जो है थ्योरी भी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जो किसने दी है ये मैं आपको बताती हूँ। वो किसने दी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी? वो दी है नियोम चॉम्स्की ने, NOAM, नॉम। ये पूछा है एग्ज़ाम में, ये पूछेंगे, दोबारा भी पूछ सकते हैं, अगर लैंग्वेज की बात है तो पूछेंगे दोबारा। चॉम्स्की, ठीक है, ये किसने दी है? नियोम चॉम्स्की। इन्होंने क्या कहा था? इनकी जो थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस थ्योरी को और कौन से नाम से जानते हैं? इस थ्योरी को और नाम से जानते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। मैं लिख देती हूँ, लैंग्वेज एक्विजिशन। लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो, मैं बोल क्या रही हूँ उस पर ध्यान दो। तो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी इनकी जो है नियोम चॉम्स्की थी। इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने इस थ्योरी में कहा था कि जो बच्चा है उसके दिमाग में जो है वो लैंग्वेज ऑलरेडी सेट की गई है, और हर बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें मतलब कोई एक बच्चा है, वो चाहे कहीं पे भी पैदा हो जाए, उसके दिमाग में एक ऐसी ग्रामर है जो हर बच्चे के दिमाग में होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल ग्रामर। उन्होंने कहा कि बच्चों के दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जो ऑलरेडी उनके बीच में प्री इक्विप्ड होती है, पहले से सेट होती है, और वो फिर जिस इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं, जहाँ पे वो पैदा होकर के वही लैंग्वेज सीख लेते हैं। वो इतनी जल्दी इसलिए सीख लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वो लैंग्वेज। जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सोलली जो है वो इन्फ्लुएंस होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। और फिर वहाँ पे उन्होंने यही एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था कि जो ह्यूमन माइंड है वो प्री इक्विप्ड है, उसमें बहुत सारे जो सेट ऑफ लैंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट है, जिनको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का नाम दिया था। तो बस आपने ये याद रखना है कि लैंग्वेज जो एक्विजिशन थ्योरी है वो नॉम चॉम्स्की ने दी थी, और जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि एक यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था और एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस लैंग्वेज के बारे में बताया था। बस आपने थोड़े थोड़े कीवर्ड्स याद रखने हैं और नाम याद रखने हैं। ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछते हैं और ज़्यादातर वन सेंटेंस में भी पूछते हैं, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्पेक्ट ऑफ गुड लेसन प्लान। एक जो लेसन प्लान है, कोई टीचर है, कोई लेसन प्लान कर रहा है, तो उसके एक एस्पेक्ट क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हाँ, एक लेसन है, आप उसको पढ़ा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टीचर्स की एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एड, अप्रेजल। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो जितने भी हैं ये सारे ही गुड लेसन प्लान के जो है पार्ट रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको दोनों के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कम्युनिटी सर्विसेज ऑफर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक इंटरेस्ट में ये आपको एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा है, कम्युनिकेशन से पूछा है, तो कौन सा जो है इसमें से कम्युनिटी सर्विस जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दी जाती है? प्रोटेक्शन दी जाती है, ट्रांसपोर्ट दिए जाते हैं, सोशल के आगे कुछ लगाया नहीं है, वेलफेयर है, वर्क है, सर्विसेज हैं, सिर्फ सोशल है, कम्युनिकेशन,
तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हैं सर्विसेज हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। तो इसमें से जो है सोशल नहीं है, बाकी सारी हैं। अगर सोशल वर्क होता, सोशल वेलफेयर होता, उसके आगे कुछ लगाया होता तो हम मान सकते थे, लेकिन प्रोटेक्शन दी जाती है, ट्रांसपोर्ट भी कम्युनिटीज़ में दिया जाता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होता है। तो जहाँ पे 3 है उसको एलिमिनेट कर दो, तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्चराइजेशन इन मिल्क इज डन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। इट इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क। पेस्चराइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, और वो की क्यों जाती है ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि पेस्चराइजेशन करते क्यों है मिल्क में। अब पेस्चराइजेशन जो होता है एक तरह से मेथड होता है, एक तरह से प्रोसेस होता है, जहाँ पे मिल्क को, जहाँ पे दूध को गर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, ये याद रखना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर का जो है आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर कितने से लेकर कितने तक होता है। इसमें शॉर्ट टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, फिर एक पर्टिकुलर सेल्सियस डिग्री पे होता है, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पेस्चराइजेशन क्या करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि जो पेस्चराइजेशन है वो की जाती है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, आपके वायरसेस हो सकते हैं जिनमें आपको ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, इस तरह की डिजीज़ लगने के चांस रहते हैं। इसी तरह से आप दूध को गर्म करके फिर पीते हैं। तो इट इज़ टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क, ये टोटली रॉन्ग है। जब हमको पता है कि ये की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो फिर लैक्टिक एसिड की तो बात ही नहीं है। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है, एजर्शन है, वो ट्रू है और जो रीज़न है वो फॉल्स है। ठीक है, पास्चराइजेशन पूछ लिया गया है यहाँ पे। इसका फिर और होता है एक स्टेरिलाइजेशन पूछते हैं, स्टेरिलाइजेशन पूछते हैं। तो जो स्टेरिलाइजेशन और पेस्चराइजेशन होता है, पेस्चराइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर में हीट करके किल किया जाता है। इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी किल्ड, कुछ परसेंट बच जाएं। लेकिन जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट मतलब हर तरह के जिसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, जितनी भी माइक्रोबियल लाइफ उनमें होती है। तो वो बहुत सारे जो फिज़िकल और केमिकल मेथड के लिए किया जाता है स्टेरिलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल है इसकी ऑपरेशन थिएटर्स में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि उनमें कोई किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, और हमने अगर वो यूज़ कर लिया पेशेंट पे तो वो हार्मफुल साबित हो सकता है। तो इसलिए जितने भी लेबॉर्ट्रीज़ में इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको पहले स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी एग्जाम्पल दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, acute renal failure means the kidney have failed suddenly. Various toxins or severe blood loss or trauma affect kidney functioning. फिर से एक बार पढ़ेंगे, acute renal failure ARF means the kidney have failed suddenly because various toxins or severe blood loss or trauma affect kidney functioning. जब सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है और एक तरह से ट्रॉमा हो रहा है किडनी की फंक्शनिंग्स में, एक तरह से सीवियर इफेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रेनल फेलियर तो होगा ही। तो अब इस तरह से जो एजर्शन और रीज़न आते हैं, तो आपको यहाँ से जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमें फर्दर और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब पूछ लिया गया है एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। और अब अगर आपको क्वेश्चन आता है, पूछेंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर, जो रीनल फेलियर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया कि वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि दोनों ही ट्रू है। एक्यूट रीनल फेलियर तब होता है जब किडनीज फेल्ड हो जाती हैं, बिकॉज जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स और जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है उसके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, कौन सा टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है किडनी की फंक्शनिंग्स के लिए, हाउ वेल द किडनीज आर वर्किंग, कितनी किडनीज कितना फिल्टर कर रही हैं, उनका प्रॉपर जो है उसका वर्क है वो कर रही है वो कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए जो है वो कौन सा टेस्ट होता है, GFR, ये भी पूछ सकते हैं और पूछा भी हुआ है। इसकी एग्जांपल होती है ग्लोम्युलर, GLOMERULAR, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, कितना फिल्टर कर रही है, क्या है,
ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अब इसका एक यहीं से GFR से और क्या पूछ सकते हैं, नॉर्मल रेंज कितना होता है इसका। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है बिटवीन 19 to 120। अगर रेंज लो गई है तो मतलब इसका लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं है, और ऊपर गया है तो ज़्यादा है, इससे या फिर ये सीवियर प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बट नॉर्मल रेंज जो है वो रहता है आपका 90 to 120। जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उन सब के आपको नॉर्मल रेंजेस, बिलो लेवल, हाई लेवल, ये सब भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बड़ा कॉमन सा है ब्लड प्रेशर का, आपको पूछते हैं, और एक जगह पे मैंने देखा था कि आपको पूछा भी है कि नॉर्मल क्या है, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या है। ठीक है, तो और यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है क्रेटेनिन, CREATININE, क्रिटेनिन। अब मैच द फॉलोइंग में ये जैसे दिया होता है, एक तरह से आपको क्रिटेनिन यहाँ पे दिया होगा और यहाँ पे ऑर्गन्स दिए होंगे, ये कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होगा, ये किडनी से रिलेटेड होगा। क्रिटेनिन ब्लड टेस्ट ही जो है वो लगा के देखा जाता है आपका GFR, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, और क्रिटेनिन लेवल ही आपको बताता है कि आपका किडनी फेलियर है या आपका किडनी कितना सीवियरली जो है वो डिस्ट्रक्ट है, या कितना जो है फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेस देन 60 में इंडिकेट किडनी डिजीज़, इसका आपका जो है ये इसका भी नॉर्मल रेंज 90 टू जितना मैंने आपको पहले बताया उतना रहता है। लेस देन 15 होगा या 15 से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे किडनी फेलियर। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ आपने मेरे पे ही टोटली रिलाय नहीं करना है, आपने खुद भी गूगल करना है हर चीज़ को और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। Invoice is a document that come with supplies. Cash payment has to be made on the basis of it. Invoice क्या होता है, इनवॉइस एक तरह का बिल होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिंत्रा से कुछ प्रोडक्ट मंगाया और उसके साथ आपको क्या आता है, एक इनवॉइस आता है। तो ये बोलो कम्स विद सप्लाई, हाँ प्रोडक्ट आएगा तो आपको इनवॉइस भी आएगा। कैश पेमेंट हैज़ टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो कैश पेमेंट आप उसके बेसिस पे नहीं, बेसिस पे करते हैं, उसके बेसिस पे नहीं करते हैं। सारी सी बात आपने पहले भी पहले पे कर चुके होंगे तो ही आपको इनवॉइस भी आएगा। तो कैश पेमेंट आप इमीडिएटली करते हैं, आपने कोई चीज़ स्टोर से खरीदी तो आपने पेमेंट किया, तो इसका आपका ए ट्रू है, आर जो है वो आपका फॉल्स है। तो इसका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, both garment bias and true bias can be used for finishing necklines. Both have the same amount of stretch. अब bias क्या होता है, बायस आपका होता है एक तरह से तिरछा, एक तरह से डायगोनल। ठीक है, अब बोला है बोथ गारमेंट बायस एंड ट्रू बायस कैन बी यूज फॉर फिनिशिंग नेकलाइंस, बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। ये टेक्सटाइल से पूछा है आपको। हाँ, तो इसका ये क्या हो रहा है, तो इसका आंसर जो है वो ये है कि दोनों ही फॉल्स हैं। इन्होंने बोला है कि दोनों कैन बी यूज फॉर फिनिशिंग नेकलाइंस, तो हम नेकलाइंस के लिए खाली ट्रू बायस ही यूज़ करते हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच नहीं होता है। जो ट्रू बायस होती है उसको हम ऐसे डायगोनल शेप में कहते हैं। जैसे ये फैब्रिक है और फैब्रिक ना तो यहाँ से स्ट्रेच होगा ना यहाँ से स्ट्रेच होगा, यहाँ से भी खींचोगे तो नहीं स्ट्रेच होगा, यहाँ से भी खींचोगे तो नहीं स्ट्रेच होगा। अगर आप तिरछा खींचेंगे, इस वाले कॉर्नर से पकड़ के और इस वाले कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो ये ज़्यादा फैब्रिक जो है वो स्ट्रेच होता है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रू बायस। और ये कौन सा डिग्री एंगल है, ये है 45 डिग्री एंगल ऑन वूवन फैब्रिक। तो ठीक है, जब हम इसको डायगनली खींचते हैं तभी ज़्यादा स्ट्रेच होता है इस पर, तो इसको हम कहते हैं ट्रू बायस, और ये 45 डिग्री एंगल पे होता है वूवन फैब्रिक पे। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेच नहीं होता है। गारमेंट बायस ये हो गया, जैसे आपका गारमेंट आपने यहाँ से खींचा वहाँ से खींचा तो उतना स्ट्रेच नहीं होगा जितना ट्रू बायस में होता है। तो ट्रू बायस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेच होता है एज़ कम्पेयर टू गारमेंट बायस। तो गारमेंट वाइज हम नेकलाइन फिनिशिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहीं से इसी तरह से एक फैब्रिक कट कर लिया और इसी तरह जैसे ये नेक लाइन है, हम स्ट्रेट फैब्रिक इस पर यूज़ करेंगे, वो इतना स्ट्रेच नहीं होगा और जब नेक की जो है वो फिनिशिंग नहीं आएगी। हमने ये वाला इस तरह से फैब्रिक कट करना है एक पीस में से, और इसमें ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो इसी तरह से इसको खींच के ऐसे गले में जो है वो स्टिच कर देना है सिलाई से। उस वजह से क्या होगा, एक तरह से अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये इसकी
एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉस डाइंग एंड यूनियन डाइंग आर सेम, बोथ में प्रोड्यूस मल्टी कलर इफेक्ट। अब दो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्रॉस डाइंग क्या है और यूनियन डाइंग क्या है, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों ही मल्टी कलर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यही इसमें भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन और फर्दर बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। इसका आंसर है आपका क्रॉस डाइंग एंड यूनियन डाइंग जो है वो सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ए तो आपका पहले ही फॉल्स है और आर जो है वो आपका सही है, ये मल्टी कलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब आपका क्रॉस डाइंग और यूनियन डाइंग क्यों सेम नहीं है? जो क्रॉस डाइंग है आपका ये वाला जो है वो डिफरेंट इफेक्ट देता है डिफरेंट फैब्रिक पे। फॉर एग्जांपल एक फैब्रिक है जिसमें फैब्रिक है वो बना है दो आपके मिलके फाइबर से, मोर देन 2 फाइबर, जैसे लगा लो एक फाइबर है, इसमें कॉटन भी मिक्स है, इसमें पॉलिएस्टर भी मिक्स है, इसमें नॉयलन भी मिक्स है। और जब आप इसको इस वाले फैब्रिक को जो है वो डाई करोगे तो इसमें क्या है, दो डिफरेंट कलर के इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है, किसमें? क्रॉस डाइंग में 2 डिफरेंट कलर इफ़ेक्ट, तो 2 डिफरेंट कलर इफ़ेक्ट। ठीक है, अब जो यूनियन डाइंग है उसमें जो है एक ही इफ़ेक्ट आएगा, हैज़ ओनली 1 कलर इफ़ेक्ट ऑन द फैब्रिक। तो इस वजह से ये सेम नहीं है। इसमें जो है 2 इफ़ेक्ट आएंगे, इसमें एक इफ़ेक्ट आएगा। मल्टी कलर्ड भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखो मैं फिर से समझाती हूँ क्रॉस डाइंग क्या है। जैसे आपने एक डाइंग सोल्यूशन ले लिया, ये एक डाइंग सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें आपने वही सारा पिगमेंट डाला है जो एक फाइबर को भी करेगा कलर और दूसरे फाइबर को भी करेगा। ये एक फैब्रिक है, ठीक है, जो किस किस से मिलके बना है, कॉटन से, पॉलिएस्टर से, नायलन से, रेयॉन से। तो इसमें जो है धागे होंगे वो हर एक तरह के फैब्रिक उसके होंगे। तो जब आप ये वाला फैब्रिक इस डाइंग सोल्यूशन में डालोगे तो जो इसका अलग अलग धागा है ना, जैसे जो कॉटन है उस पर अलग रंग चढ़ेगा, जो नॉयलन है उस पर अलग रंग चढ़ेगा, इस वाले पे अलग कलर चढ़ेगा, है ना। तो यही है जो हर एक फाइबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेड में डाइंग होगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस डाइंग। मल्टी कलर इफेक्ट तो इसमें आ गया, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो सेम डाइंग सोल्यूशन होगा उसमें जो हम फैब्रिक डालेंगे जो एक से ज़्यादा जो है फाइबर से मिलके बना है, तो उसमें जो है डिफरेंट तरह के शेड आएंगे। तो ये आपका आ गया क्रॉस डाइंग। और यूनियन डाइंग जो होता है वो ये कहता है कि उसमें क्या होता है, यूनियन डाइंग में जैसे आपको मैंने बताया क्रॉस डाइंग में अलग अलग जो फाइबर है वो अलग अलग कलर पकड़ेगा। अब यूनियन डाइंग में क्या होगा, बेशक अलग अलग फाइबर है, ठीक है, इसमें 4 तरह के अलग अलग फाइबर हैं, लेकिन वो जब डाइंग सोल्यूशन में डालेंगे वो क्या पकड़ेंगे, सेम कलर। वो अलग कलर नहीं पकड़ेंगे, वो सेम कलर पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्रॉस डाइंग में और यूनियन डाइंग में। आई समझ आपको?